नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस में। जहां पिछली क्लास में हमने बहमनी सल्तनत के बारे में गहराई से चर्चा की थी, आज की क्लास में हम विजयनगर साम्राज्य को डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में विजयनगर साम्राज्य की दो कक्षाएं होंगी, एक आज क्लास होगी और एक दूसरी क्लास कल होगी, जिसमें हम प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, इन सभी विषयों की बात करेंगे। साथियों, क्लास शुरू करने से पहले ही एक बात मैं आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य, अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखोगे तो यहां से प्रश्नों की संख्या बढ़ चुकी है। अब अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मुख्य परीक्षा में भी प्रश्नों की संख्या बढ़ी है और प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्नों की संख्या बढ़ी है। विशेष तौर पर जो दूसरे एग्जाम है, जैसे एसएससी का एग्जाम हो गया, उसमें तो लगातार ढेर सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। अलग अलग तरह के सवाल यहाँ से पूछे जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य इतना है कि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है और मैं बार बार कहता हूँ कि ये वो टॉपिक है जो हम नहीं पढ़ते। हमें लगता है कि इतिहास का मतलब है दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया, अब सीधा चलते हैं मुगलों पे, तो मध्यकाल खत्म हो गया। बीच में बहुत सारे टॉपिक हैं। हम मराठाओं को अच्छे से नहीं पढ़ते, जबकि उनका गौरवशाली इतिहास रहा है। हम सिख साम्राज्य को अच्छे से नहीं पढ़ते और यहाँ से अब प्रश्न बनने लगे हैं, क्योंकि इतिहास में हमने वेटेज को चेंज किया है। एनसीईआरटी में भी अब सबको वेटेज दिया जाने लगा है, तो उस हिसाब से प्रश्नों की संख्या भी अब इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा पूछी जाने लगी है। तो बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक पढ़ना है, हर एक पहलू को बहुत अच्छे से समझना है। दूसरी बात यह है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गला लगा हुआ है, तो आवाज़ थोड़ी सी स्लो आएगी। वैसे भी स्लो आती है, आज थोड़ा और स्लो आएगी, तो प्लीज़ अपने हेडफोन के वॉल्यूम्स को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। चलिए, तो देखो, हमने ये डिस्कस किया था कि दिल्ली सल्तनत में जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहुत सारे विद्रोह उसके साम्राज्य में हुए थे, बहुत सारे रिवोल्ट मोहम्मद बिन तुगलक की रिजीम में हुए थे। इसी क्रम में 1336 में 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जो कि एक हिंदू साम्राज्य था। उसके लगभग 10 साल के बाद अर्थात 1347 में 1347 में हसन गंगू, जिसे हम अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से जानते हैं, उसने बहमनी सल्तनत की स्थापना की, जो कि एक मुस्लिम राज्य था। हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि दोनों के बीच में एक रायचूर दोआब नाम की जगह थी, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच की जमीन थी। दोनों के बीच में देयर वाज अ दोआब कॉल्ड रायचूर, which was very fertile land between कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर। तो उसको लेकर के बहुत सारी लड़ाइयां होती रहीं, उसको लेकर के अक्सर इनके युद्ध होंगे, तो आज हम जानेंगे। और विजयनगर की कहानी भी ना दिल्ली सल्तनत जैसी ही है। जैसे दिल्ली सल्तनत में 5 अलग अलग वंशों ने शासन किया था, विजयनगर साम्राज्य में भी 4 अलग अलग वंशों ने शासन किया। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, 1672 में विजयनगर साम्राज्य खत्म हो जाएगा। और ये जो लगभग लगभग मान के चलिए कि 300 साढ़े 300 सालों का इतिहास है, इसमें विजयनगर साम्राज्य पर 4 अलग अलग वंश शासन करेंगे। संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश, अराविडु वंश, इस तरह के वंश हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, हम एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे, हम एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जहां हम जानेंगे कि साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। प्रमुख वंश में सबसे पहला वंश था संगम वंश, जिससे हरिहर और बुक्का जुड़े हुए थे। फिर हम चर्चा करेंगे सालुव वंश की, बहुत ही छोटा सा है, 2-3 फैक्ट ही हैं। उसके बाद आएगा तुलुव। तुलुव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तुलुव से विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा जुड़े हैं, कृष्णदेव राय। ठीक है। और जो संगम है, इससे जुड़े हुए हैं देवराय। ये दोनों अलग अलग राजा हैं, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। ये संगम वंश से जुड़े हैं और जो कृष्ण देव राय हैं, ये तुलुव वंश से जुड़े हैं। पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक हुए हैं कृष्ण देव राय।
उसके बाद हम अराविडु वंश के बारे में पढ़ेंगे। कुछ भी फैक्ट नहीं है, 2-3 बातें हैं और ये वंश भी खत्म हो जाएगा। शुरुआत में ही आपको बता देते हैं हम कि विजयनगर साम्राज्य की 4 राजधानियां रही हैं। सबसे पहली राजधानी है एनीगुंडी। एनीगुंडी जो है ये कर्नाटक में है। दूसरी राजधानी जो बहुत लंबे समय तक राजधानी रही ये है हम्पी। हम्पी को ही विजयनगर बोला जाता है। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक में स्थित है और हम्पी को भी मंदिरों का शहर कहा जाता है साथियों। फिर है वेनुगोंडा या पेनुकोंडा, ये आंध्र प्रदेश में है। ये तीसरी राजधानी थी साथियों। और चौथी और आखिरी राजधानी है चंद्रगिरी। तो एक सवाल आप देखेंगे कि 2 सवाल यहां से बनते हैं। एक सवाल आपसे ये पूछ लेता है, जैसे ऑप्शन दे देगा आपको। एक ऑप्शन उसने दे दिया अराविडु वंश, दूसरा ऑप्शन उसने दे दिया सालुब वंश, तीसरा ऑप्शन दे दिया संगम और चौथा ऑप्शन दे दिया तुलुव। और फिर सवाल ये करेगा कि इनको क्रम से जमाओ। आप जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले संगम आएगा, संगम के बाद सालुव आएगा, सालुव के बाद तुलुव आएगा और तुलुव के बाद अराविडु आएगा। तो इसका SSTA, तो SST तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, मैं ऐसे ही याद रखना हूं। SST तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, एक वो अलग कर लेना। तो S से संगम, S से सालुब और T से तुलुव वंश और A से क्या बनता है, अराविडु वंश बनता है। इसी तरह वो राजधानियां पूछता है। तो 4 राजधानियां हुई हैं। सबसे पहली राजधानी एनुकोंडा, ठीक है। दूसरी राजधानी जो लंबे समय तक रही हम्पी, ये दोनों ही कर्नाटक में है, ये दोनों ही कर्नाटक में है। तीसरी राजधानी वेनुकोंडा या इसको पेनुकोंडा भी कहा जाता है, ये आंध्र प्रदेश में है। और चौथी राजधानी रही चंद्रगिरी और ये चंद्रगिरी भी कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। तो साथियों यहां से आपके 2 सवाल बनकर के तैयार हो गए। कभी भी राजधानियों का क्रम पूछे तो राजधानियों का क्रम बता दीजिएगा, कभी भी इन वंशों का क्रम पूछे तो वंशों का क्रम बता दीजिएगा। फिर इतना पढ़ने के बाद हम थोड़ी सी चर्चा प्रशासन के बारे में करेंगे, ये हम कल पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, समाज के बारे में बात कर लेंगे, इकोनॉमी के बारे में बात कर लेंगे और कुछ अन्य तथ्यों की बात कर लेंगे और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा की तरह पहले मैप देखेंगे ताकि दिमाग में क्लियर रहे कि हम किस हिस्से की बात कर रहे हैं। ऑल्दो कल हमने आपको मैप दिखा दिया था, पर एक बार और दिखा देते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा मानचित्र है, ये पूरा का पूरा मैप है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो ऊपर वाला इलाका है साथियों, तो ऊपर वाला इलाका पूरी तरीके से आप जान पाए कि ऊपर वाला जो पूरा क्षेत्र है वो बहमनी का है। इसमें ये है वो जगह हम्पी, जिसे हम विजयनगर कहते हैं। ये बेलारी नाम की जगह है, यहाँ हेलबेडू नाम की जगह है, ये कांची है, ये मैसूर है, ये कोझिकोड है, तंजौर है, मदुरई है। ये सारे प्रमुख केंद्र रहेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट सेंटर रहेंगे। ऊपर ये जो पूरा का पूरा इलाका है इसी को हमने क्या कहा है, बहमनी। और बहमनी के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि सर आगे जाकर के ये 5 भागों में टूट जाएगा। एक हिस्सा होगा अहमदनगर, एक होगा बीदर, एक होगा बरार, एक होगा बीजापुर और एक होगा गोलकुंडा। ये 5 अलग अलग भागों में टूट जाता है। अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर और गोलकुंडा, ये 5 अलग अलग भागों में टूट जाएगा, 5 अलग अलग भागों में ये बट जाएगा। तो ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। इसी के बीच में ये कृष्णा नदी है, ये तुंगभद्रा नदी है। ये जो बीच का इलाका आप देख रहे हो, देखो इसमें दिखा भी है साथियों, ये यहाँ से कृष्णा नदी आ रही है, ये यहाँ से तुंगभद्रा नदी आ रही है। ये जो पूरा का पूरा बीच का इलाका है, ये जो पर्टिकुलर रीजन है ना, ये पर्टिकुलर जो इलाका है इसी को हम बोलते हैं रायचूर दोआब। इसी पर्टिकुलर इलाके को हम क्या बोलते हैं, इसी इलाके को हम कहते हैं रायचूर दोआब। ठीक है, ये इलाका रायचूर दोआब के नाम से जाना जाता है। दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड रायचूर दोआब।
इसे हम रायचूर दोआब के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ प्रमुख इलाके हैं जिनकी चर्चा हम बार बार करेंगे। तो ध्यान से ये मैप याद रखिएगा कि जब भी हम विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसका विस्तार कर्नाटक वाले क्षेत्र में, यहाँ थोड़ा बहुत तेलंगाना का इलाका भी जाएगा, थोड़ा सा जाएगा, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी इलाका, ये तमिलनाडु, केरल, इन सब क्षेत्रों में ये फैला हुआ था। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर तमिलनाडु, इन सब क्षेत्रों में, तेलंगाना का कुछ हिस्सा, इन क्षेत्रों में जो साम्राज्य था वो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर एम्पायर था, जिसकी बहुत लंबे समय तक राजधानी हम्पी रही है, जो कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलो तो बेसिक जानकारी ले लेते हैं, एक और बेसिक इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख राजा हैं। शुरुआत की ये जो 2-3 स्लाइड हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए, ध्यान से इनको पढ़ना। तो हमने देखा कि विजयनगर में 4 अलग अलग वंशों ने शासन किया है। विजयनगर में 4 डिफरेंट डायनेस्टीज ने रूल किया है। पहले संगम, उसके बाद सालुव, फिर तुलुव और फिर अराबिडू। ठीक है, संगम, सालुव, तुलुव और अराबिडू। संगम में जब हम चर्चा करेंगे तो संगम वंश के संस्थापक का नाम है हरिहर प्रथम। संगम वंश के संस्थापक का नाम था हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, ठीक है, देवराय प्रथम, फिर विजय राय, देवराय द्वितीय और विरूपाक्ष द्वितीय। अब आप कहेंगे क्या सर हमें सारे राजाओं के नाम याद करना होगा? बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि संगम वंश के संस्थापक का नाम है हरिहर प्रथम। हरिहर फर्स्ट वॉज द फाउंडर ऑफ संगम। हरिहर प्रथम के अलावा बुक्का प्रथम संगम वंश से हैं, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय यह भी संगम वंश से हैं, और जो अंतिम शासक हैं, जो लास्ट रूलर हैं, वो हैं विरूपाक्ष द्वितीय। इतने ही सवाल आपसे पूछेगा, बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं कि देवराय प्रथम का संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से है। जो देवराय फर्स्ट हैं वो विजयनगर एम्पायर के किस पर्टिकुलर डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं, तो वहां आपको बताना होगा कि वो संगम वंश से जुड़े हुए हैं। संगम वंश के संस्थापक का नाम क्या है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी? हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, ये 4 प्रमुख राजा होंगे और विरूपाक्ष द्वितीय अंतिम राजा होगा। हरिहर फर्स्ट वॉज द फाउंडर। अपार्ट फ्रॉम हरिहर वन, बुक्का फर्स्ट, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड वर important rulers and विरूपाक्ष सेकंड was the last ruler of संगम period। ये आपको याद, डायनेस्टी, ठीक है, संगम डायनेस्टी। इसका नाम संगम इसलिए पड़ा, ये पुराने वाले संगम से मत जोड़ लेना आप, नहीं तो आप चले जाओ बहुत पहले और पुराने वाले संगम से कनेक्ट कर लो, बिल्कुल नहीं। इसे संगम इसलिए कहा गया कि हरिहर प्रथम के जो पिता हैं हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, तो इन्होंने अपने पिता के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश रखा था साथियों। ठीक है, संगम के बाद अगला है सालुव। सालुव के संस्थापक थे सालुव नरसिंह और अंतिम राजा थे इम्मादी नरसिंह। सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है कि सालुव वंश के संस्थापक का नाम क्या था, तो सालुव नरसिंह। इसके अलावा कोई भी सवाल नहीं आता। ठीक है, फिर आते हैं तुलुव, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2 वंश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संगम और तुलुव। तो तुलुव में वीर नरसिंह ये संस्थापक हैं, देखो अलग अलग हैं। ये सालुव नरसिंह हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होना। सालुव वंश के संस्थापक हैं सालुव नरसिंह, लेकिन तुलुव वंश के संस्थापक हैं वीर नरसिंह। देख लो, सालुव वंश के संस्थापक हैं सालुव नरसिंह और तुलुव वंश के संस्थापक हैं वीर नरसिंह, याद रखिएगा। फिर उसके बाद कृष्णदेव राय, महान कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक इन्होंने शासन किया। ये वीर नरसिंह के भाई थे, वीर नरसिंह के भाई थे। सबसे महान शासक पूरे विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय होंगे। बाबर जब अपनी आत्मकथा लिखता है, बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, तो उसमें वो कहता है कि दक्षिण में एक महानतम राजा हैं और उनका नाम है कृष्णदेव राय। ठीक, और कृष्णदेव राय वाकई में उन्होंने साहित्य का भी विकास किया, कला का भी विकास किया, प्रशासन बहुत अच्छा किया और
साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये सारे के सारे काम कृष्णदेवराय ने किए थे। पॉलिटिकल एक्सपेंशन किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर बहुत डेवलप हुआ, लिटरेचर बहुत डेवलप हुआ। इनके समय काल में तेलुगु साहित्य के 8 कवि रहा करते थे और तेलुगु साहित्य के उन 8 विद्वानों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। वो मंत्री नहीं थे, जैसे आप तुलना करने लगो कि सर ये नहीं, ये जैसे विक्रमादित्य के नवरत्न थे ना, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न थे, ठीक उसी तरह साथियों यहाँ पर जो कृष्णदेव राय हैं, इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान रहते थे और उन 8 विद्वानों को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तो ये सवाल पूछा जाता और बहुत कंफ्यूज करेगा वो आपको। अभी हमें मराठा पढ़ना है। मराठा में जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज में 8 मंत्री हुआ करते थे, उन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था। तो अष्ट प्रधान अलग हैं, अष्ट दिग्गज अलग हैं, नवरत्न अलग हैं, हर चीज अलग अलग है, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। इसके बाद अच्युत देव राय, इनके समय पर पुर्तगाली यात्री आने लगेंगे। सदाशिव राय ये आखिरी शासक होंगे और सदाशिव राय जो हैं, इन्हीं के समय पर एक युद्ध होगा और उस युद्ध को कहा जाता है तलीकोटा का युद्ध। तलीकोटा कर्नाटक में बीजापुर के पास एक जगह है, वहां 2 गांव भी हैं, एक राक्षस और एक तंगड़ी। तो कई बार उसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, कई बार उसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, पर वो युद्ध विजयनगर साम्राज्य को समाप्त कर देगा, विजयनगर एम्पायर को खत्म कर देगा। उसके बाद भी विजयनगर साम्राज्य रहेगा, लेकिन पहले जैसी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। ठीक है, फिर आखिर में आप देखेंगे कि अराविडू वंश आएगा। अराविडू वंश में तिरुमल नाम के शासक, श्रीरंगम प्रथम, अंतिम शासक होंगे श्रीरंगम तृतीय, और फिर स्वतंत्र राज्यों का उदय होगा, जैसे मैसूर, मदुरा, तंजौर। यहाँ स्वतंत्र शासक आएंगे और अब ना हमारे तार आधुनिक इतिहास से जुड़ने लगेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ने लगेंगे। यही वो मैसूर होगा जहाँ पर आगे जाकर के हैदर अली और टीपू सुल्तान आएंगे और हैदर अली और टीपू सुल्तानों की बहुत लंबी लड़ाई चलेगी अंग्रेजों के साथ। 4 युद्ध होंगे जिन्हें हम एंग्लो मैसूर वॉर या आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानेंगे। तो पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। आप ये देखो ना कि ये 1505 का समय, या यहाँ भी आप देख लो इमादी नरसिंह, जब इमादी नरसिंह विजयनगर के राजा हैं, तो उसी समय वास्को डिगामा भारत आ रहा है। हालांकि वो जमोरिन के रूल में आया था। केरल के उस भाग पर एक क्षेत्रीय शासक था जमोरिन, जो इनके अंडर में ही काम करता था। तो जमोरिन वहां का क्षेत्रीय राजा था, लेकिन पुर्तगालियों की एंट्री भारत में हो गई है और पुर्तगाली बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, वो गोवा वगैरह पर अधिकार कर लेंगे। तो वीर नरसिंह और कृष्णदेव राय ये पुर्तगालियों से बहुत अच्छे संबंध बना करके रखेंगे, ये पोर्चुगीज से बहुत अच्छे रिलेशन बना के रखेंगे। तो अब आप देखोगे कि इमादी नरसिंह के बाद आपको पुर्तगाली यात्री भी दिखाई देंगे, चाहे वो बारबोसा हो, डोमिंगो पयास हो, नज्जुक हो, ऐसे बहुत सारे पुर्तगाली यात्री दिखाई देंगे। देखो साथियों, ये सारी चीजें ना समझना जरूरी है। कई बार हम इतिहास को पढ़ते जाते हैं, एक सेंस डेवलप नहीं कर पाते। मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि तथ्य तो आपको बताऊं, पर थोड़ी बहुत पीछे की कहानी भी आप जान पाए ना, तो इतिहास को भी आप आसानी से जोड़ सकते हैं, इतिहास को भी आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। रिसेंटली 2-4 लोगों का एक कंप्लेन है कि सर आप डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो डिटेल में मत पढ़ाइए सर, इसकी आवश्यकता नहीं है। देखो, ये वो लोग कह देते हैं साथियों, जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं। अगर आप पीवाईक्यू देखोगे ना, तो आप कभी नहीं कहोगे कि मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं। जैसे प्रश्नों की डिमांड है ना, वैसा ही मुझे पढ़ाना पड़ेगा। और उद्देश्य बड़ा साफ है, मैं नहीं चाहता कि आप बार बार इतिहास पढ़ते रहो। एक बार पढ़ लो, इतनी अच्छी तैयारी हो जाए कि किसी भी परीक्षा में बैठो और 80% प्रश्न अटेम्प्ट हो जाए। तो ये गहराई से नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी भी मैं आपको इतिहास बहुत ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, मतलब इतना भी नहीं, पर इतना पढ़ा रहा हूँ जितना आपके लिए जरूरी है। ये गहराई से नहीं है। गहराई से क्या होता है, वो नेट वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में, ठीक है, पर इतना इतिहास पढ़ना आपके लिए जरूरी है, इतने तथ्यों की जानकारी जरूरी है, कंसेप्ट की जानकारी जरूरी है। और जो लोग इस सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं,
उनमें वो अलग विश्वास है, क्योंकि ये तो 2-3 लोगों के कमेंट है ना, बाकी 100-200 कमेंट तो पॉजिटिव ही आते हैं, तो 1-2 लोगों के कमेंट तो ऐसे आते ही रहते हैं, हर कोई अलग अलग तरह से अपनी बात को रखता है। तो बाकी लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो जान पा रहे होंगे कि हाँ सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमसे हल हो रहे हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो भी हैं, मैं आपसे कहूंगा कि एक बार आप प्रश्न को देखो और सीरीज को कंप्लीट करो, डेफिनेटली आपको इससे बहुत फायदा होगा। ठीक, तो ये याद रखना, इसमें प्रमुख राजाओं के नाम पूछे जाते हैं, बहुत सीधे सवाल कई बार पूछे गए हैं। संगम वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम, तालुव वंश के संस्थापक सालुव नरसिंह, तुलुव वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, अराविडु वंश के संस्थापक तिरुमल। ठीक है, संगम के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय, सालुव के अंतिम शासक इम्मादी नरसिंह, तुलुव के अंतिम शासक सदाशिव राय और अराविडु के अंतिम शासक श्रीरंगम तृतीय। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए, तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और संगम वंश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। संगम डायनेस्टी के बारे में कुछ जानकारी समझते हैं कि क्या कहानी है, कैसे ये पूरी की पूरी स्टोरी शुरू हुई, कहाँ से ये निकल करके आते हैं, तो फिर आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। देखो, स्टोरी यहाँ से शुरू होती है साथियों, ध्यान दीजिएगा। एक सेकेंड बस, एक मिनट। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, ताकि ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। देखो, कहानी की शुरुआत होती है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से। अब जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, तो उसने एक पूरा का पूरा सपना देखा था। उसका सपना था कि वो पूरे दक्षिण भारत पर अधिकार करना चाहता था, पूरे साउथ इंडिया पे वो रूल करना चाहता था। तो दक्षिण भारत के अभियान के लिए उसने बहुत बड़ी सेना भेजी थी, साउथ इंडिया के कैंपेन के लिए उसने बहुत बड़ी सेना भेजी थी। तो आपको याद होगा, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, दक्षिण भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, प्राचीन भारतीय इतिहास में। वहां हमने होयसाल वंश की चर्चा की थी कि सर, यहाँ एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था होयसाल वंश। ठीक है, यहाँ एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था होयसाल वंश, और होयसाल वंश की जो राजधानी थी वो द्वार समुद्रम थी। ठीक है, द्वार समुद्र इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो होयसाल के एक राजा थे और राजा का नाम था बीर बल्लाल तृतीय, ये राजा का नाम था। इन्हीं की सेना में दो सैनिक हुए, एक सैनिक का नाम था हरिहर और दूसरे सैनिक का नाम था बुक्का। ये जो हरिहर और बुक्का हैं, ये दोनों भाई थे साथियों, ये दोनों भाई थे और इनके पिता का नाम था संगम। ये पूरी जानकारी आपको पता होना चाहिए कि इनके पिता का नाम संगम था। ठीक है, और ये दो भाई थे, एक भाई का नाम था हरिहर और दूसरे भाई का नाम था बुक्का। ये अलग अलग लोगों के यहाँ काम किए हैं, जैसे काकतीय वंश में बहुत लंबे समय तक इन्होंने काम किया है। उसके अलावा यादवों से भी इनके लिंक जुड़ते हैं, होयसाल से भी इनके लिंक जुड़ते हैं। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक की सेना यहाँ पर आती है, तो ये हरिहर और बुक्का नाम के दोनों भाई दोनों सेना में थे। इन दोनों को पकड़ करके ये दिल्ली ले आए। तो अब हरिहर और बुक्का कहाँ पर पहुंच गए? तो हरिहर और बुक्का जो हैं ये दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में जाकर के इन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, इन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया। अब मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि ये दक्षिण भारत के हैं, दक्षिण भारत की परिस्थितियां अच्छे से जानते हैं, तो वापस इनको दक्षिण भारत भेजते हैं और बचे हुए जो राज्य हैं उन पर ये अधिकार कर लेंगे। तो वापस से हरिहर और बुक्का, जो कि अब इस्लाम अपना चुके हैं, इन्हें दक्षिण भारत भेजा गया, इन्हें साउथ इंडिया भेजा गया कि तुम दक्षिण भारत जाओ। और अब ये दक्षिण भारत आए, मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति बन गए। तो ये दक्षिण भारत आए थे कैंपेन करने के लिए। तो ये जब कैंपेन करने आए तो ये कर्नाटक पहुंचे। ठीक है, अब देखो कहानी कितनी अच्छी जुड़ेगी। तो कर्नाटक में एक जगह है श्रृंगेरी, याद आ रहा है आपको? श्रृंगेरी करके एक जगह है कर्नाटक में, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड श्रृंगेरी, कर्नाटक में। और श्रृंगेरी में आप जानते हैं कि शारदा मठ है, श्रृंगेरी मठ है, याद आ रहा है? हमने चर्चा की थी कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 अलग अलग मठों की स्थापना की थी। एक मठ बद्रीनाथ में बनाया था, एक द्वारिका में बनाया था, एक पुरी में बनाया था और एक श्रृंगेरी में
बनाया था। ठीक है, ज्योतिर्मठ, शारदा मठ, गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी मठ, याद आ रहा है? तो यहाँ पर श्रृंगेरी मठ में एक संत थे साथियों, और उन संत का नाम है विद्यारण्य। संत का नाम था विद्यारण्य, और इनके एक भाई थे, और भाई का नाम था सायण। ठीक है, साणय। साणय जो है वो इनके भाई का नाम था। तो ऋषि विद्यारण्य से इनकी मुलाकात होती है, जो विद्यारण्य है उनसे इनकी मुलाकात होती है, और उनके भाई सायण से इनकी मुलाकात होती है। अब विद्यारण्य से ये मिलते हैं, और विद्यारण्य इन्हें बेहद प्रभावित करते हैं। तो विद्यारण्य की बातों को सुनकर के ना सिर्फ ये हिंदू धर्म में वापस आए, बल्कि उनको प्रेरणा स्रोत बना करके, विद्यारण्य की सहायता से इनको प्रेरणा स्रोत बना करके इन्होंने कर्नाटक वाले इस पूरे के पूरे क्षेत्र में 1336 में एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा करी, और उस स्वतंत्र राज्य को इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर बसाया, जिसे संगम वंश कहा गया। इस तरह हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी, विजयनगर एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। विजयनगर को हम हम्पी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कर्नाटक में, प्यारे दोस्तों, एक जगह है, ध्यान से समझना, एक जगह है कर्नाटक में जिसे हम हम्पी कहते हैं। ठीक है, हम्पी को ही एक्चुअल में विजयनगर कहा जाता था। हम्पी को ही एक्चुअल में विजयनगर कहा जाता था। इसकी भी एक पूरी की पूरी कहानी है कि जब इन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे दो शहर बसाए। एक शहर इन्होंने बसाया विद्यानगर, जो कि इनके गुरु विद्यारण्य के नाम पर बसाया गया, और दूसरा शहर इन्होंने बसाया विजयनगर। और जब तक विजयनगर बनकर के तैयार नहीं हुआ था, जब तक विजयनगर बनकर के तैयार नहीं हुआ था, तो इन्होंने अपनी राजधानी अनेगोंडी को बनाया। हमने अभी पढ़ा था कि विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी थी अनेगोंडी। तो अनेगोंडी को इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाया। हरिहर बुक्का के शासनकाल में ही हम्पी या विजयनगर बन के तैयार हो गया। तो हरिहर बुक्का ने ही अपनी राजधानी अनेगोंडी से हटा करके हम्पी बना ली। एक और बात मैं आपको बता दूं कि हम्पी के बारे में लोगों को पता नहीं था, तो हम्पी के बारे में पता लगाया था 1800 में मैकेंजी नाम के एक अंग्रेज ने। जो मैकेंजी नाम का एक अंग्रेज था, उसने हम्पी के बारे में पता लगाया था, और वहां से विजयनगर के इतिहास से पर्दा उठा था। तो एक बेसिक कहानी अभी मैंने आपको बताई। अब मैं सारे तथ्यों को रिकॉल करा देता हूं। हमने आपसे कहा कि हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, जिनके पिता का नाम संगम था। इन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की। हरिहर और बुक्का, इनकी मदद गुरु विद्यारण्य और उनके भाई सायण ने की। सायण के बारे में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास में एक चर्चा की थी कि वेदों के सबसे प्रख्यात जो टीकाकार हुए हैं, वेदों के सबसे ऑथेंटिक जो कमेंटेटर हुए हैं, वो ऋषि सायण ही हुए हैं। सायण को वेदों का सबसे प्रसिद्ध भाष्यकार या टीकाकार या कमेंटेटर माना जाता है। ठीक है, तो इनकी सहायता से इन्होंने राज्य बनाया था। आइए इन सभी बातों को एक बार हम देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो देखें, जो विजयनगर साम्राज्य है वो दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। इसकी जानकारी हमें दो किताबों से मिलती है। एक किताब है राजकाल निर्णय, और दूसरी किताब है विद्यारण्य काल ज्ञान। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने, जिनके पिता का नाम था संगम, 1336 में विजयनगर साम्राज्य के पहले वंश संगम वंश की स्थापना की। इनके गुरु श्रृंगेरी मठ में वैष्णव संत विद्यारण्य और उनके भाई सायण हुए। विद्यारण्य को एक बहुत बड़ी उपाधि दी गई। विद्यारण्य को उपाधि दी गई, साथियों ध्यान दीजिएगा, विद्यारण्य को कर्नाटक सिंहासन प्रतिष्ठान की उपाधि भी प्रदान की गई। और जो गुरु सायण थे, ये वेदों के प्रतिष्ठित भाष्यकार माने जाते हैं। ये वेदों के फेमस और ऑथेंटिक कमेंटेटर माने जाते हैं। शुरुआत में ये होयसाल वंश के राजा बीर बल्लाल के सेनापति थे। मोहम्मद बिन तुगलक के दक्षिण सेनापति के तौर पर ये यहाँ पर आए थे।
ये अधिकांश जो विजयनगर साम्राज्य के शासक हैं ये भगवान शिव या विरूपाक्ष के उपासक थे और अपने आप को उनका प्रतिनिधि बोलते थे, अर्थात ईश्वरीय राजत्व का सिद्धांत था। 2 शहरों की स्थापना, एक विजयनगर और एक विद्यानगर। हम्पी के बारे में सन 1800 में मैकेंजी ने पता लगाया था। फिर हमने पढ़ा कि हरिहर प्रथम जो है वो संगम वंश के संस्थापक हैं। हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से शासन किया था, दोनों ने मिलकर के ज्वाइंटली रूल किया था। जो हरिहर है वो अनीकोंडी से शासन करते थे और जो बुक्का है वो गुट्टी से शासन करते थे। हरिहर प्रथम के शासन काल में ही राजधानी परिवर्तन हो गई और अनीगोंडी से राजधानी हम्पी हस्तांतरित कर दी गई। हम्पी को हस्तिनावली भी कहते हैं और हम्पी का संस्थापक भी हरिहर प्रथम है। हरिहर ने उपाधि धारण की थी समुद्र का अधिपति। एक समुद्र का अधिपति कहा जाता था, ये हरिहर प्रथम की उपाधि थी। चलो एक बार चीजों को रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, कौन कौन से सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक करके प्रश्नों का जवाब देना। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो आप जवाब देंगे कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे, जिनके पिता का नाम संगम था और इन्होंने अपने पिता के नाम के आधार पर ही विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश स्थापित किया, जिसे हम संगम वंश के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न, हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो जवाब देंगे कि 1336 में 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछेगा, हरिहर और बुक्का की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में किसने मदद की। हु असिस्टेड हरिहर एंड बुक्का टू एस्टेब्लिश द विजयनगर एम्पायर। तो जवाब देंगे कि श्रृंगेरी मठ के संत विद्यारण्य और उनके भाई सायण, विशेष रूप से विद्यारण्य, इन्होंने हरिहर और बुक्का को न सिर्फ दोबारा हिंदू धर्म में लेकर के आए बल्कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में भी मदद की। फिर अगला प्रश्न पूछेगा, विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी। तो विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी एनी गोंडी थी। अभी हमने डिस्कस किया कि पहली जो राजधानी थी, पहली जो कैपिटल थी वो अने गोंडी थी और दूसरी राजधानी बनी हम्पी। हम्पी को बसाने का काम हरिहर और बुक्का ने मिलकर के किया था। हम्पी के बारे में सन 1800 में मैकेंजी नाम के एक अंग्रेज ने पता लगाया था और फिर बहुत लंबे समय तक जो हम्पी है, जिसे विजयनगर ही कहा जाता है, हम्पी को भी विजयनगर कहा जाता है, वो बहुत लंबे समय तक राजधानी बनी रहेगी। हरिहर प्रथम ने एक उपाधि धारण की थी और वो उपाधि थी समुद्र का अधिपति। उसे एक समुद्र का अधिपति कहा जाता था। तो इतनी बातें याद रखना है, यहीं से एट द एंड सवाल बनेंगे साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले राजा की बात करते हैं और अगले राजा का नाम है बुक्का प्रथम। देखो, बुक्का प्रथम के बारे में ना 2-3 बेसिक बातें पहले समझ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और पीपीटी से आपको कुछ बातें बताएंगे। जो बुक्का प्रथम है ये कौन है, तो हम जान चुके हैं कि सर इनके पिता का नाम संगम है, इनके पिता का नाम संगम है और ये हरिहर के भाई हैं। बेसिकली हरिहर बड़े भाई थे और जो बुक्का है वो छोटे भाई थे। ठीक है, बुक्का प्रथम ने एक उपाधि धारण की थी साथियों और ये बहुत प्रतिष्ठित उपाधि है बुक्का प्रथम की। बुक्का प्रथम को वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कहा जाता है और ये सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है, बुक्का प्रथम को वेद मार्ग प्रतिष्ठापक बोला जाता है। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक बोला जाता है, क्यों, कारण क्या है। देखिए, कारण बड़ा साफ है कि जैसा हम पहले ही कह चुके हैं कि विजयनगर साम्राज्य एक शक्तिशाली हिंदू राजवंश था। तो अब दोबारा से वेदों को आश्रय प्रदान किया जाएगा, वेदों का महत्व बढ़ेगा, हिंदुइज्म का महत्व बढ़ेगा, मंदिरों का महत्व बढ़ेगा। इसीलिए बुक्का प्रथम को वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कहा जाता है। कुछ किताबों में बुक्का प्रथम को 2 समुद्रों का स्वामी भी कहा गया है। हरिहर को एक समुद्र का स्वामी कहा गया था, इन्हें 2 समुद्र का स्वामी कहा गया है। कुछ किताबों में, कुछ किताबें 3 समुद्रों का स्वामी लिख देती हैं, कुछ किताबें 2
समुद्र का स्वामी लिखती हैं। अब कुछ घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं के बारे में जरा ध्यान से समझिएगा। बुक्का प्रथम के शासनकाल में, ये तो बेसिक है, याद रखना। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि थी, पिता का नाम संगम था और भाई का नाम हरिहर था। ये बात सच है कि हरिहर को पहला राजा माना जाता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि हरिहर और बुक्का दोनों संयुक्त रूप से शासन करते थे, दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और दोनों ने मिल करके विजयनगर साम्राज्य के शासन को आगे बढ़ाया है। अब आगे की बात को समझने का प्रयास करना, आगे की बात को समझने की कोशिश करना। इसके शासन काल में दो बड़ी घटनाएं होती हैं, दो बड़े इवेंट होते हैं। एक घटना होती है मदुरई का विलय। देखो, ये जो इलाका है, ये जो पूरा का पूरा इलाका आप देख रहे हैं, यहां पर किसका शासन है? ये विजयनगर एम्पायर है। ये विजयनगर एम्पायर है। ये जो नीचे वाला इलाका है, यहां यहां मदुरई, ये मदुरई था साथियों। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में का जो मदुरई है, मदुरई का विलय विजयनगर साम्राज्य में हो जाएगा। जो मदुरई है उसका विलय विजयनगर साम्राज्य में हो जाएगा। कहानी क्या है सर? कहानी ये है कि जो बुक्का फर्स्ट है, बुक्का प्रथम, तो बुक्का प्रथम का एक बेटा है साथियों, और इसके बेटे का नाम है कुमार कंपन। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। कुमार कंपन, और कुमार कंपन की जो पत्नी है, कुमार कंपन की जो पत्नी है, अब पत्नी इंपॉर्टेंट है इसलिए नाम बता रहा हूं, नहीं तो आप सोचो कि क्यों सर नाम बता रहे हो पत्नी का। इंपॉर्टेंट है पत्नी, इसलिए मैं नाम बता रहा हूं। जो कुमार कंपन है, तो इनकी पत्नी का नाम है गंगा देवी। अभी बताएंगे क्यों जरूरी है। तो कुमार कंपन ने ही मदुरा को जीता था। ठीक है, मदुरई को कुमार कंपन ने जीता था। तो बुक्का प्रथम के बेटे का नाम था कुमार कंपन, और कुमार कंपन ने मदुरा को जीता और मदुरा को विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। तो आप ये कह सकते हैं कि बुक्का प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में विस्तारवाद की शुरुआत हुई, एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच की शुरुआत हुई। दूसरी बात, गंगा देवी का नाम इसलिए जरूरी है कि गंगा देवी ने एक पुस्तक लिखी थी साथियों। इन्होंने एक बुक लिखी और किताब का नाम था मदुरा विजय, मदुरा विजयम। तो मदुरा विजयम नाम की जो किताब है, इसे कुछ किताबें कुमार कंपन चरित भी कहती हैं, कुमार कंपन चरित भी कहती हैं। इसी किताब से हमें जानकारी मिलती है कि कैसे बुक्का प्रथम के बेटे कुमार कंपन ने मदुरई को जीता था। ये पहली बड़ी घटना है। दूसरी बड़ी घटना क्या हुई, जरा वो भी समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरी बड़ी घटना ये होती है प्यारे दोस्तों, कि ये जो ऊपर का पूरा इलाका है, तो यहाँ किसकी स्थापना हो चुकी है? तो सर यहाँ तो बहमनी की स्थापना हो चुकी है। तो बहमनी और विजयनगर के बीच में लड़ाई की शुरुआत भी इन्हीं के शासनकाल में होती है। हरिहर के शासनकाल में लड़ाई की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन बुक्का के शासनकाल में पहली बार ये दोनों आपस में टकराते हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और लड़ाई का कारण क्या बनेगा? तो लड़ाई का सिर्फ और सिर्फ एक कारण बनेगा, जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, हमने पहले से आपको बताया है कि सर यहाँ एक इलाका हुआ, और इस इलाका, ये जो इलाका है, ये दो नदियों के बीच में था। एक नदी है कृष्णा नदी, एक नदी है तुंगभद्रा नदी। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में ये जो इलाका है, इसे कहा जाता था रायचूर दोआब। ठीक है, रायचूर दोआब। तो रायचूर दोआब को लेकर के हमेशा इन दोनों के बीच में लड़ाई होंगी। दोआब अर्थात दो नदियों के बीच का क्षेत्र बहुत उपजाऊ होता है। यहाँ लोहा पाया जाता था, यहाँ हीरे पाए जाते थे, सोना पाया जाता था। इस वजह से रायचूर दोआब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ से आय बहुत होती थी, इनकम बहुत होती थी साथियों। तो रायचूर दोआब को लेकर के हमेशा ये लड़ते रहेंगे, लेकिन इस लड़ाई की शुरुआत होगी बुक्का प्रथम के शासनकाल में, और लड़ाई का अंत पता है किसके समय होगा? जब तुलुव वंश के अंतिम राजा सदाशिव राय होंगे। सदाशिव राय के समय विजयनगर साम्राज्य हार जाएगा और अंततः ये लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, हमेशा के लिए इस बैटल का दी एंड हो जाएगा। तो ये बुक्का प्रथम के बारे में कुछ जरूरी बातें हैं, याद रखेंगे, उम्मीद है साथियों। तो देखो, ये पूरी कहानी यहाँ लिखी हुई है कि बुक्का प्रथम कौन है, तो ये हरिहर के भाई हैं।
इन्हें 2 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ये इनकी बहुत बड़ी उपाधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। इनके बेटे का नाम है कुमार कंपन और इनकी पत्नी है गंगा देवी, जिन्होंने मदुरा विजयम नाम का ग्रंथ लिखा। बहमनी और विजयनगर संघर्ष की शुरुआत होगी, कारण रायचूर दोआब होगा। चीन से इनके विदेशी संबंध स्थापित थे। एक्चुअली इन्होंने दूत मंडल भेजा था चीन। चीन इसलिए दूत मंडल भेजा था कि व्यापार बहुत होता था, ट्रेड बहुत होता था, तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने चीन वाले क्षेत्र में अपने एम्बेसडर्स भेजे थे, एक दूत मंडल भेजा था। देख भी सकते हैं यहाँ साथियों आप ध्यान से कि ये कृष्णा नदी है बीच में, हाँ ये दिख रहा होगा आपको, ये तुंगभद्रा नदी है, इसमें हाईलाइट कर देता हूँ। देखिएगा ये जो नदी आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ से शुरू होती है ये नदी, ये तुंगभद्रा नदी है। ओके, ये पूरा का पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं ये कृष्णा नदी का इलाका है, मान लीजिए यहाँ से, सॉरी, ठीक है। ये जो बीच का इलाका है यही रायचूर दोआब है। तो इसी रायचूर दोआब को लेकर के, जो कर्नाटक में है, थोड़ा बहुत इलाका तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश में है, इसी को लेकर के हमेशा बहमनी और विजयनगर की लड़ाई होती रही। ठीक है, अगेन ओके, तो ये बातें आपको याद रखना है। इमेजेस कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी इमेजेस प्रोवाइड करूँ ताकि थोड़ा पढ़ने में मजा आता रहे, पढ़ने में आसानी होती रहे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं कि अगले प्रमुख राजा कौन से हुए, अगले इंपॉर्टेंट राजा कौन से हुए। तो इसके बाद एक राजा आते हैं जिनका नाम था हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय के बारे में 2 ही बातें याद रखनी है। एक तो इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और ये पहले राजा होते हैं विजयनगर साम्राज्य के जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये पहले राजा थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। दूसरी बात, इसी समय वेदों के भाष्यकार जो आचार्य सायण हैं, ये वेदों के प्रसिद्ध प्रसिद्ध भाष्यकार हुए। इनकी शुरुआत बहुत पहले से हो जाती है, बहुत पहले से इनकी स्टार्टिंग हो जाती है, पर मुख्य रूप से आचार्य सायण ने जो वेदों पर टीका लिखी है, जो वेदों पर भाष्य लिखे हैं, वो इसी समय लिखे हैं। साथियों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि वेदों का सर्वमान्य टीकाकार किसे कहा जाता है, वेदों का सर्वमान्य भाष्यकार किसे कहा जाता है, फेमस और ऑथेंटिक कमेंटेटर ऑफ वेदास, तो वो ऋषि सायण को कहा जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सायण ऋषि को वेदों का सबसे ऑथेंटिक टीकाकार माना जाता है। जिन्होंने वेदों के बारे में लिखा, वेदों पर टीका टिप्पणी की, तो उन्हें सायण ऋषि हैं। एक ही बात, 2 बातें बस याद रखना कि हरिहर द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और आचार्य सायण ने वेदों पर भाष्य लिखे थे। ठीक है, इसके बाद 2 राजा और महत्वपूर्ण हैं। एक है देवराय प्रथम और दूसरे हैं देवराय द्वितीय। कभी भी कंफ्यूज मत होना। SST तो याद ही होगा, S मतलब संगम, S मतलब सालुब, T मतलब तुलुब और A अराविडु। तो याद रखना, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय ये दोनों ही संगम वंश से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हम कृष्ण देव राय की बात करेंगे तो वो तुलुव वंश के हैं। बेहद कंफ्यूज होते हैं लोग इसमें, वो देवराय को ही कई बार कृष्ण देव राय बोल देते हैं। 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, 3 अलग अलग व्यक्ति हैं। देवराय प्रथम अलग, देवराय द्वितीय अलग और कृष्ण देव राय अलग। तीनों के समय में भी अंतर है, तो याद रखना, इनको मिक्स मत करना। ठीक है, तो देवराय प्रथम जो है और देवराय द्वितीय ये महान राजा माने जाते हैं संगम वंश के। तो रायचूर दोआब को लेकर के फिरोज शाह बहमनी से लड़ाई हुई थी। इसमें देवराय के बेटे विजय राय और मंत्री लक्ष्मीधर ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। इनके दरबारी कवि थे श्रीनाथ, महानतम रचनाकार हुए तेलुगु के, और इन्होंने किताब लिखी हर विलासमु। हर विलासमु। श्रीनाथ एक महान तेलुगु साहित्यकार हुए, महान तेलुगु कवि हुए, जिन्होंने एक किताब लिखी हर विलासमु। ठीक है, इटली का एक यात्री, फोटो बनी हुई है, इटली का एक यात्री निकोलो कांटी इनके शासनकाल में आया था और उसने दास प्रथा की जानकारी दी है, स्लेवरी के बारे में लिखा है।
देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध भी बनाया था। ना सिर्फ इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया था, बल्कि एक नहर भी यहां से निकाल करके ये लेकर आए थे। तो ये बात याद रखिएगा, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। क्या क्या सवाल बनते हैं ध्यान रखना। तो पहला सवाल आपसे यही पूछ लेगा कि जो निकोलो कांटी है, जो निकोलो कांटी है, ये किसके शासन काल में भारत आया था? तो निकोलो कांटी इटली का यात्री था साथियों। इटली यूरोप में एक जगह है, हम वर्ल्ड मैपिंग करेंगे तो वहां पर आपको पता पड़ेगा। इटली यूरोप से आया था। किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया था। और इसने जो किताब लिखी उसमें दास प्रथा का उल्लेख है, और उसमें यह भी बताता है कि जो देवराय प्रथम है, इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध भी बनाया है, और इसी नदी से हम्पी के पानी की आवश्यकता पूरी होती है। हम्पी जो है उसके वाटर की सप्लाई की जाती है। इतने फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बात में बेहद जरूरी है, याद रखिएगा। बाकी हम पढ़ चुके हैं, सोनार की बेटी का युद्ध, वो सारी कहानी आप जानते हैं। इनके एक प्रसिद्ध मंत्री थे लक्ष्मीधर। इसके बाद अगले जो राजा हैं वो हैं देवराय द्वितीय। एक बार पहले इसे ध्यान से आप देख लें साथियों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार और इसे रीड कर लीजिए, देन वील मूव अहेड। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, देवराय द्वितीय की बात करते हैं। तो एक छोटी सी कहानी पहले मैं आपको सुनाता हूँ देवराय द्वितीय की, ताकि एक बैकग्राउंड आपके दिमाग में बन सके और कुछ कैरेक्टर के बारे में आपको पता चले कि आखिर इनका महत्व क्या है। देवराय द्वितीय को संगम वंश का महानतम शासक बोला जाता है। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी, जो देवराय द्वितीय हैं, इन्हें संगम वंश का महानतम शासक कहा जाता है। अब कहानी भी है कि इनको महानतम शासक क्यों कहा जा रहा है, उस स्टोरी को जरा समझने की कोशिश करना, उस कहानी को जरा समझने की कोशिश करना। बात यह है कि लगातार रायचूर दोआब को लेकर के बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में युद्ध हो रहा था, और बहुत लंबे समय से ये युद्ध हो रहा था। और इस युद्ध में अधिकांशतः विजयनगर साम्राज्य की हार हो रही थी। कई बार इस युद्ध में जो विजयनगर साम्राज्य के राजा हैं वो हार रहे थे। तो देवराय द्वितीय ने सबसे पहले ये पता किया कि यार वो कारण क्या है जिसकी वजह से हम बार बार हार जाते हैं। तो कुछ कारण सामने निकल करके आए। जैसे पहला कारण निकल करके आया कि जो मुसलमान हैं या जो बहमनी राज्य के सैनिक हैं, इनके पास घोड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत ही उच्च नस्ल के घोड़े इनके पास हैं। तो हमें भी अच्छे घोड़े मंगाने होंगे जो अरब और रूस वाले क्षेत्र से आते हैं। दूसरी बात इनने ये समझी कि जो बहमनी साम्राज्य की सेना में लोग हैं ना, उसमें विदेशी भी बहुत है, जो कि मध्य एशिया से आए हुए हैं, पश्चिम एशिया से आए हुए हैं, सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया से आए हुए हैं। याद कीजिए हमने अफाकियों के बारे में पढ़ा था, याद है हमने अफाकी शब्द पढ़ा था कल की क्लास में। तो यहाँ से बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो सैनिक आए हुए हैं, और ये जो लोग हैं ना, सेनापति बहुत अच्छे थे बहमनी साम्राज्य के पास, उनके पास तीरंदाज बहुत अच्छे थे। तो कहा कि हम भी बड़ी पैमाने पर अब मुसलमानों की सेना में भर्ती करेंगे। तो देवराय द्वितीय ने पहले वो कारण पता किए कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से हम हार जाते हैं। फिर इन्होंने उच्च नस्ल के घोड़े मंगवाए। इन्होंने भी कहा कि अब हम भी अरबी घोड़े मंगाएंगे, हम भी अब रूस से घोड़ों को बुलाएंगे। इतना ही नहीं, इन्होंने भी बहुत बड़ी मात्रा में अपनी सेना में मुसलमानों को हायर किया। और इनके एक मंत्री थे जिनका नाम था लक्कन डंडेश, यहाँ लिखा भी होगा, एक बहुत प्रसिद्ध मंत्री इनके हुए, और मंत्री का नाम था लक्कन डंडेश। लक्कन डंडेश से कहा कि तुम इन सभी चीजों को मैनेज करो। तो लक्कन डंडेश ने बहुत अच्छे तरीके से सभी चीजों को मैनेज किया। न सिर्फ उन्होंने बहमनी राज्य को हराया, बल्कि दक्षिण भारत पर भी पूरा प्रभुत्व स्थापित किया। इसलिए लक्कन डंडेश को दक्षिण समुद्र का स्वामी भी कहा जाता है, ऑल्दो ये बात नहीं पूछी जाती। और लक्कन डंडेश ने एक किताब भी लिखी थी, शिवत्त चिंतामणि नाम की किताब लिखी थी। तो इस तरह देवराय द्वितीय ने
ना सिर्फ अपनी कमियों का पता लगाया बल्कि सभी चीजों को ठीक करके बहमनी साम्राज्य को इन्होंने परास्त भी किया और बहुत लंबे समय तक रायचूर दोआब पर विजयनगर साम्राज्य का अधिकार रहा। दूसरी कहानी ये निकल के आती है कि देवराय द्वितीय को हाथियों का शिकार करने का बहुत शौक था, तो इसलिए देवराय द्वितीय को गज बेटकर भी कहा जाता है। कई किताबों में आपने प्रश्न भी पढ़ा होगा कि वो कौन सा शासक है जिसे गज बेटकर की उपाधि दी गई है, तो देवराय द्वितीय को गज बेटकर की उपाधि भी प्रदान की गई है क्योंकि उसे हाथियों का शिकार करने का शौक था। एक और बात है कि इसे जनता इंद्र का अवतार मानती थी, जनता इसे इंद्र के अवतार के रूप में मानती थी। और ये खुद बहुत अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने एक किताब लिखी है और बड़ी प्रसिद्ध किताब है, बड़ा प्रसिद्ध नाटक है, महानाटक सुधा निधि। बड़ी प्रसिद्ध किताब है साथियों ये। तो महानाटक सुधा निधि इस नाम की किताब इन्होंने लिखी है, महानाटक सुधा निधि नाम की किताब लिखी है। और इनके शासन काल में एक फारसी राजदूत भारत आया था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। ऊपर मैंने एक फोटो भी बनाई है। फारसी राजदूत अर्थात पर्शियन एम्बेसडर इनके शासनकाल में आया था जिनका नाम था अब्दुल रज्जाक। तो बस एक कहानी के तौर पे ये बातें याद रखिएगा। चलिए अब महत्वपूर्ण बातों को हम रिकॉल कर लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हें एक बार हम ध्यान से देख लेते हैं, अच्छे से उनको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। चलिए समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं देवराय द्वितीय के बारे में। तो जो देवराय द्वितीय हैं, देवराय द्वितीय ये संगम वंश के महानतम शासक हुए। तो आप कहेंगे महानतम शासक क्यों? तो कोई भी शासक महानतम बनता है कि उसने शासन का विस्तार किया, एक्सपेंशन किया। विस्तार कैसे किया? बहमनी को हराया, ठीक है, बहमनी को हराया और साथ ही दक्षिण भारत में भी पूरा विस्तार किया, साउथ इंडिया में भी पूरा विस्तार किया। इसके लिए मुसलमानों को सेना में भर्ती किया गया, ठीक है, मुसलमानों को सेना में भर्ती किया गया। अच्छे नस्ल के घोड़े मंगाए गए और इनके एक मंत्री थे और मंत्री का नाम था लक्कन दंडेश। याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। लक्कन दंडेश नाम के इनके मंत्री हुए जिन्होंने शिवत्य चिंतामणि नाम की किताब भी लिखी है। तो ये इनका विस्तार ऐसे हुआ, एक्सपेंशन इस तरीके से इन्होंने किया था। अगली चीज इनकी जो उपाधियां हैं, इन्हें गज बेटकर कहा जाता है, इन्हें गज बेटकर कहा जाता है। तो एक उपाधि इनकी गज बेटकर थी और इनकी जनता इन्हें इंद्र का अवतार मानती थी। गज बेटकर याद रखिएगा, इंद्र का अवतार मानती थी, ठीक है। देवराय द्वितीय के समय साहित्य का भी बहुत विकास हुआ, लिटरेचर का भी बहुत विकास हुआ। इन्होंने खुद संस्कृत भाषा में 2 किताबें लिखी। एक महानाटक सुधा निधि, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, महानाटक सुधा निधि ये किसकी किताब है? देवराय द्वितीय की किताब है। और दूसरा ब्रह्म सूत्र पर टीका। अब ब्रह्म सूत्र तो एक ऐसी किताब है साथियों जिस पर अधिकांश लोगों ने टीका लिखी है। याद रखिए कि ब्रह्म सूत्र बादरायण के द्वारा लिखी गई किताब है जो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे और उत्तर मीमांसा दर्शन से ही वेदांत की विचारधारा निकली थी। और वेदांत में फिर 6 अलग अलग धाराएं हुई जिनके बारे में हमने बहुत 5-6 अलग अलग धाराएं हुई। चाहे वो आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैत मत हो, चाहे रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत का मत हो, फिर द्वैतवाद का मत हो जो कि माधवाचार्य जी ने लिया था, निम्बकाचार्य जी का भेदा भेद का मत हो, तो ऐसे अलग अलग महाप्रभु चैतन्य का अचिंत भेद अभेदवाद का मत हो, ये सारे मत यहीं से निकल करके आए हैं। तो वो ब्रह्मा सूत्र पर टीका इन्होंने भी लिखी थी और महानाटक सुधा निधि ये संस्कृत में किताबें लिखी। इतना ही नहीं साथियों, इनके शासन काल में जो श्रीनाथ थे, अभी हमने चर्चा की थी, हमने कवि श्रीनाथ के बारे में पढ़ा था, याद है आपको? कवि श्रीनाथ तेलुगु भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो इनका सम्मान किया गया, ठीक है, इनका सम्मान किया गया और इन्हें स्वर्ण के सिक्कों से तौला गया, इन्हें स्वर्ण के सिक्कों से तौला गया और इनको उपाधि भी प्रदान की गई। इन्हें साथियों
कवि सार्वभौम की उपाधि प्रदान की गई। जो कवि श्रीनाथ हैं, इन्हें कवि सार्वभौम की उपाधि भी दी गई। इन्हें कवि सार्वभौम की उपाधि भी दी गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखना है, जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं। तो संगम वंश का महानतम शासक, उपाधियां जो हैं वो गजबेटकर अर्थात हाथियों का शिकारी, बहमनी साम्राज्य को हराया था। मंत्री और महादंडनायक इनके लक्कन दंडेश थे। अब्दुल रज्जाक नाम का फारसी राजदूत इनके शासनकाल में आया था। तो हम दो विदेशी यात्रियों की बात कर चुके हैं। पहला विदेशी यात्री है निकोलो कांटी, जो कि इटली का था। वो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया। दूसरा विदेशी यात्री है अब्दुल रज्जाक, जो कि फारस अर्थात ईरान अर्थात पर्शिया वाले रीजन से आया था। वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया है। याद रखना, मैच द कॉलम में यह सवाल पूछा जाता है साथियों, ठीक है। फिर देवराय द्वितीय ने संस्कृत भाषा में महानाटक सुधानिधि नाम का ग्रंथ लिखा। महान तेलुगु कवि श्रीनाथ हुए। तो श्रीनाथ जो महान तेलुगु कवि थे, इन्हें कवि सार्वभौम की उपाधि दी। और कनक अभिषेक मतलब सोने से तोलना, सोने की वर्षा करना, ठीक है। और जो श्रीनाथ थे, उन्होंने हर विलासम नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें भगवान शिव की कथाएं हैं। उन्होंने प्रणाभिराम नाम का ग्रंथ लिखा, श्रृंगार नैषधम की रचना की और काशी खंड की रचना की। इसमें से एक किताब सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो है हर विलासम, जो बहुत प्रसिद्ध किताब रही, ठीक है। लक्कन दंडेश जो इनके मंत्री थे, उन्होंने शिवत चिंतामणि नाम की किताब लिखी। तो इतनी बातें देवराय द्वितीय से जुड़ी हुई हैं जो आपको याद रखना। कुछ और बातें समझ लें कि अन्य शासक में एक मल्लिकार्जुन हुए, जिन्हों प्रोण देवराय कहा जाता है। इनके शासन में चीन का एक यात्री आया था महुआन। चीन का एक यात्री आया था महुआन। तो ये नया एडिशन है। हमने चीनी यात्री पढ़े हैं, याद है आप लोगों को, हमने चीनी यात्री को अध्ययन किया था। हमने फाहियान के बारे में पढ़ा था, इत्सिंग के बारे में पढ़ा था, हेनसांग के बारे में पढ़ा था, तोनयुंग के बारे में पढ़ा था। वो चीनी यात्री थे, याद है। तो उसी चीनी, वो प्राचीन भारत में आए थे, एंशियंट हिस्ट्री में आए थे। मैं चाहूंगा कि आप इन चीनी यात्रियों का क्रम मुझे एक बार जरूर बताएं। 4 यात्रियों के नाम लिए हमने, फाहियान का नाम लिया, सोनयुंग का नाम लिया, हेनसांग का नाम लिया, इत्सिंग का नाम लिया। इन चारों का क्रम बताना कमेंट बॉक्स में कि किस क्रम में ये भारत आए हैं, ठीक है। देखते हैं कितना याद है। और 5वां इसी में ऐड कर लीजिए, एक महुआन नाम का चीनी यात्री था, जो संगम वंश के राजा मल्लिकार्जुन राय के शासनकाल में भारत आया था। अंतिम राजा होता है विरूपाक्ष द्वितीय। अंतिम राजा होता है विरूपाक्ष द्वितीय, ठीक है। देवराय द्वितीय के जो मंत्री थे लक्कन दंडेश, इन्होंने हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। हम्पी में एक प्रसिद्ध मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, भगवान शिव को समर्पित है विरूपाक्ष मंदिर। तो उसका निर्माण देवराय द्वितीय के जो मंत्री थे लक्कन दंडेश, इन्होंने करवाया था साथियों, ठीक है। तो भगवान शिव को विरूपाक्ष भी कहा जाता है। उनके 3 नेत्र हैं और 3 नेत्र अद्वितीय 3 नेत्र हैं, जिस वजह से उन्हें विरूपाक्ष भी कहा जाता है। और विजयनगर साम्राज्य के जो शासक रहेंगे, वो विरूपाक्ष अर्थात भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक रहे, लेकिन वैष्णव और अन्य धर्मों का भी वो बहुत सम्मान करते थे। शाही चोलों की तरह नहीं थे। हमने शाही चोल के बारे में पढ़ा था कि वो शैव थे, लेकिन वो वैष्णव का सम्मान नहीं करते थे। कुलोतुंग द्वितीय जो उनका एक राजा हुआ था, उसने भगवान विष्णु की मूर्ति को साथियों समुद्र में फेंक दिया था। और कहा जाता है कि रामानुजाचार्य उस मूर्ति को बाहर लेकर के आए थे। वो एक अलग कहानी है, कभी और उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से संगम वंश है। संगम वंश के बाद अगला है सालुव वंश, जो 20 सालों तक ही रहा। 1485 में शुरू हुआ और 1505 में खत्म हो गया। अब ये फोटो देख करके आपको लग रहा होगा सर ये कैसी फोटो है और इसकी कहानी क्या है। सालुव वंश के बारे में बस 2 ही बातें पढ़नी है साथियों। देखो, सालुव वंश की स्थापना जिसने की थी साथियों, तो सालुव वंश की स्थापना सालुव नरसिंह ने की थी। और सालुव नरसिंह ने क्या किया था साथियों, कि सालुव नरसिंह और इनके सेनापति नरसा नायक ने विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर दी थी। और इसी को
प्रथम बलापहार कहा जाता है, अर्थात सत्ता को बलपूर्वक अपहरण करना। फिर सालुव वंश का अंतिम राजा होगा इम्मादी नरसिंह, और नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इम्मादी नरसिंह की हत्या कर दी और इसे द्वितीय बलापहार कहा गया। और फिर वीर नरसिंह के द्वारा स्थापना की गई तुलुव वंश की। तो ये पूरी कहानी क्या है, ये पूरी की पूरी स्टोरी क्या है, जरा समझने की कोशिश करना, ताकि आपको ये इतना ही पढ़ना है, सालुव वंश के बारे में इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाता। देखो, तो हमें यह समझ में आया कि सर एक राजा है विरूपाक्ष द्वितीय, ठीक है, एक राजा है जिनका नाम है विरूपाक्ष द्वितीय। अब जो विरूपाक्ष द्वितीय है ये संगम वंश के अंतिम राजा है। ये कौन है? ये संगम वंश के अंतिम राजा है। अब इनको कौन मारता है? तो इनको मारने का जो काम करता है साथियों, तो इन्हें मारने का काम करता है, इनकी हत्या कह सकते हैं कि इनकी जो हत्या है, ही वॉज किल्ड बाय नरसा राय। अब सर ये नरसा राय कौन है? इनके बारे में कुछ, नरसा नायक, ठीक है, नरसा नायक और सालुव नरसिंह, सालुव नरसिंह, ठीक है। अब सालुव नरसिंह और नरसा नायक इनको मारते हैं, और मारने के बाद जो सालुव नरसिंह है इसने सालुव वंश की स्थापना करी। सालुव वंश की, तो सालुव वंश की स्थापना किसने की? सालुव नरसिंह ने, ठीक। तो इसे इतिहास में कहा गया, इस पूरी घटना को कहा गया प्रथम बलापहार। प्रथम बलापहार, प्रथम बलापहार का मतलब होता है बलपूर्वक शासन को हड़पना। तो जब नरसा नायक और सालुव नरसिंह ने विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर दी, हत्या करके शासन को हड़प लिया, तो इस पूरी घटना को प्रथम बलापहार कहा गया, फर्स्ट बलापहार कहा गया। फिर क्या हुआ? फिर आगे बढ़ी कहानी, कहानी आगे बढ़ी। सालुव वंश के पहले राजा कौन हुए? तो सालुव नरसिंह, ठीक है। फिर इनका बेटा आया, बेटे का नाम था इम्मादी नरसिंह। अब जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। तो इम्मादी नरसिंह की भी हत्या की जाती। अब इम्मादी नरसिंह की हत्या कौन करता है सर? तो इम्मादी नरसिंह की हत्या की ये जो नरसा नायक था, नरसा नायक, तो नरसा नायक का एक बेटा था, और नरसा नायक के बेटे का नाम था वीर नरसिंह, ठीक है। नरसा नायक के बेटे का नाम था वीर नरसिंह। तो वीर नरसिंह ने इम्मादी नरसिंह की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद एक नया राजवंश बनाया, और उस राजवंश को कहा गया तुलुव राजवंश। इसी से राजा कृष्णदेव राय जुड़ेंगे, और इस पूरी घटना को द्वितीय बलापहार कहा गया, सेकंड बलापहार कहा गया। अब आप कहोगे सर ये नरसा नायक कौन है, थोड़ा बता दें, क्योंकि नरसा नायक की चर्चा हम कल भी करेंगे जब हम कृष्णदेव राय को पढ़ेंगे। देखो साथियों, जो नरसा नायक है ना, ये सालुव नरसिंह के सेनापति थे, सालुव नरसिंह के सेनापति थे नरसा नायक, ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जीता इन्होंने था, विरूपाक्ष को मारा भी इन्होंने था, लेकिन खुद राजा नहीं बने, राजा सालुव नरसिंह को बनाया। लेकिन इनका बेटा आया वीर नरसिंह, कहा कि भाई मेरे पिता ने सब कुछ किया था, तो इन्होंने सालुव नरसिंह के बेटे इम्मादी नरसिंह को मार डाला, और इसे द्वितीय बलापहार कहा गया। और वीर नरसिंह ने इस तरह तुलुव वंश की स्थापना कर ली। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने आज की क्लास में संगम वंश के बारे में पढ़ लिया, आज ही की क्लास में हमने सालुव वंश के बारे में पढ़ लिया। तो संगम और सालुव हमने कंप्लीट कर लिए। कल की क्लास में हम विजयनगर साम्राज्य को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कल हम तुलुव वंश के बारे में पढ़ लेंगे। अराविडु में एक ही दो बातें पढ़ना है, और तुलुव में भी सिर्फ एक राजा के बारे में हमें पढ़ना है, कृष्णदेव राय प्रथम। इन्हीं के बारे में पढ़ना है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी के बारे में जो यहाँ लिखा है बस उतने में ही हमारा काम हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से टॉपिक को पढ़ो, बहुत अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट करते चलो।
ऐसे विचार मत लाओ कि डिटेल में पढ़ रहे हैं, ऐसा पढ़ रहे हैं, वैसा पढ़ रहे हैं। साथियों, मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आ रहा है। एक बार जाकर के पिछले वर्षों के प्रश्न लगाओ, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो